Hello students, so in this video we'll discuss part 2 of chapter number 7, Australia, location and physical features. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. पर क्यों देखना है? Why? Because we have completed the location and some physical features in part 1 only. Only rest physical features we'll discuss in part 2. So it is quite important for you to watch part 1 as well. We have completed till here. In part 1 we'll discuss part 2 with the Great Barrier Reef. Okay, अब ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिक फिजिकल फीचर है ऑस्ट्रेलिया का. ये रफली पैरेलल है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के. देखो, पहली बात तो हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल फीचर्स में सेंट्रल लोलैंड कहाँ पर है, कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर है, हाईलैंड कहाँ पर है. पर अब एक और इम्पॉर्टेंट फीचर को देखेंगे जो है ग्रेट बैरियर रीफ, और इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट. अब फिर से ध्यान से देखना, किसी भी कॉन्टिनेंट का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं. ये से स्टूडेंट, तो ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो ये रही हमारी ग्रेट बैरियर रीफ्स. और एक इस ओशन में आएगी ईस्ट में. ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन में है. तो ग्रेट बैरियर रीफ भी किस में है? पैसिफिक ओशन में है. और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है. हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, वहां पर भी वो भी कोरल आइलैंड है. पोलिप्स ने ही बनाया है. कोरल मतलब एक पोलैप्स एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी हार्ड कवरिंग होती है, उससे बनती है कोरल रीफ, है ना. तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो भी कोरल रीफ ने बनाया है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी बनाने वाले कोरल पोलैप्स हैं जो कि कहाँ पर बनी है? पैसिफिक ओशन में. अब कोरल रीफ एक टिनी एनिमल बनाता है, टिनी छोटा एनिमल बनाता है जिसका नाम होता है कोरल. अब कोरल नहीं बेटा, वो जो जीव उसके अंदर होता है उसको पोलैप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोलैप्स. चलो चलो चलो. तो कोरल रीफ फॉर्म करता है एक टिनी एनिमल जिसे हम कोरल बोलते हैं, कोरल्स, विच लीव नियर द सी फ्लोर. सी फ्लोर पे वो रहता है वार्म शैलो वाटर में. अब पोलैप्स और कोरल्स वो दोनों ही सही है, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो कोरल रीफ बनाने वाला है एक टिनी एनिमल जिसका नाम है कोरल्स, जो कि सी फ्लोर पे जहाँ पर वार्म वाटर होता है वहां पर रहता है, ट्रॉपिकल रीजन में. कोरल क्या करते हैं बच्चा? सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, विच ऑन द डेथ ऑफ कोरल पॉलिप्स. देखो आगे ना पॉलिप्स का नाम. तो जब उस कोरल पॉलिप्स की डेथ हो जाती है तो रिमेन्स क्लिंजिंग ऑन द रॉक, और वो रॉक पे क्लिंग करता रहता है, लटकता रहता है. एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम जाता जाता है, एक ग्रेट रिज, मतलब रिज क्या होती है बच्चा? ध्यान से सुनो. लैंड के ऊपर अगर अपलिफ्टेड प्लेन्स हैं तो उसे अपलिफ्टेड प्लेन, क्या पीक्स हैं तो उसे हम बोलते हैं माउंटेन्स. पर वहीं पानी के अंदर अगर हैं तो हम उसे बोलते हैं रिज, ठीक है. तो एक बड़ी सी रिज तैयार हो जाती है, रिज लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिससे जिसे ही हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स, ठीक है. कोरल रीफ फॉर्म हो जाती है. जैसे ये पोलैप्स से इनकी डेड बॉडी से ये तैयार हो गया, फिर इसी के ऊपर ये कॉलोनीज में रहते हैं. बहुत ही प्यारे लोग हैं, कॉलोनीज में आप आसपास में रहते हैं. तो जैसे जैसे इनकी डेड बॉडी इकट्ठी होती जाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या बना लेता है? एक आइलैंड बना लेता है, ठीक है, पानी के बीच में. इसलिए क्या बना ले रहा है? आइलैंड, फ्रिज बना ले रहा है ना. तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, और हमारा लक्षद्वीप भी ऐसे ही बना है. अभी भी नहीं समझ में आया हो स्टूडेंट? तो शंख आपने देखा ना, जो हम बजाते हैं पूजा में, है ना, हमारे किसी भी रिचुअल को पहले करने स्टार्ट करने के पहले. तो वो जो शंख होता है वो भी तो हार्ड कवरिंग है किसी मतलब किसी टिनी एनिमल की हार्ड कवरिंग है शंख. जैसे जैसे वो एनिमल बड़ा होता है वैसे ही शंख बड़ा होता जाता है, और अगर वो एनिमल मर जाए तो शंख वहीं पर रहता है ना. तो वैसे ही ये जो पॉलिप्स है इनकी जो कवरिंग होती है उसी जगह पे रहती है, इनकी डेथ हो जाती है. अब ऐसी बहुत सारी कवरिंग हो जाएंगी तो एक आइलैंड रेडी हो जाएगा. इसे ही हम कोरल रीफ या कोरल आइलैंड कहते हैं. चलो चलो चलो. पर ये बहुत डर की बात है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्विमिंग, डाइविंग, माइनिंग, ये हमारे कोरल रीफ को डैमेज कर रही हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ को डैमेज कर रही हैं. जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब पेज नंबर 64 में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. पर कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है उन्हें क्या बताया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है किसकी? कोरल रीफ की. केस स्टडी शिप रेयरिंग इन ऑस्ट्रेलिया.
अब बच्चा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बोले तो अर्थव्यवस्था, कहाँ से पैसा आता है, वो सब अगर हम पढ़ें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑस्ट्रेलिया की, वो डेवलप किसके थ्रू हुई है बच्चा? पेस्ट्रल इंडस्ट्री के थ्रू। जैसे जैसे पेस्ट्रल इंडस्ट्री अपने आप को डेवलप करती गई, ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया। सो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट्रल इंडस्ट्री। पेस्ट्रल इंडस्ट्री के ऊपर ये डिपेंड करती थी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ। शिप रेयरिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि यार पैसा ज़्यादा हम टर्शरी सेक्टर से कमाते हैं, पर ज़्यादा लोग इंगेज कहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो बोल सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में शिप रेयरिंग, भेड़ों को अपने फार्म हाउस में रखना क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। शिप्स को आप क्यों रेयर करोगे, क्यों पालोगे शिप्स को? शिप्स को हम पालते हैं वूल के लिए और मीट के लिए। शिप हमें वूल मतलब ऊन भी देती हैं और मीट भी देती हैं। शिप्स जो होती है यूजुअली रेड की जाती है किस एरिया में? वेयर एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 40 सेंटीमीटर। जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होगी वो 40 सेंटीमीटर तक हो जाए, वहाँ पर आप शिप्स को रख सकते हो। समर टेम्परेचर हो 21 डिग्री से 26 डिग्री तक, और विंटर टेम्परेचर हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है किसके लिए? शिप्स के लिए। द टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, तो एक बार आइडियल लोकेशन और डिस्कस कर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाए, समर में टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री टेम्परेचर हो, और विंटर्स में, ठंडियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो ये बहुत ही आइडियल सुटेबल लोकेशन है किसके लिए? शिप रेयरिंग के लिए। और ये बेसिकली होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, और जो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में है उनका नाम है डाउन्स। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस हैं जो सुटेबल हैं शिप्स के लिए। अब भेड़ क्या खाती है? घास ही खाती है ना बच्चा। तो ग्रासलैंड तो एक अच्छी सुटेबल लोकेशन हुई किसके लिए? शिप्स के लिए। मोस्टली ग्रो इन द डाउन्स। डाउन्स में छोटी छोटी घास होती है और वो घास बहुत ही बढ़िया होती है शिप के लिए। तो शिप्स आर मोस्टली रेयर्ड इन द डाउन्स, इसीलिए डाउन्स में ही हम क्या करते हैं? शिप रेयरिंग। अब अगर भाई मैं बात करूं मेन शिप रेयरिंग एरियाज की, तो वो है मुरे डार्लिंग बेसिन, कोस्टल एरियाज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्टल एरिया है वो मुरे डार्लिंग बेसिन, न्यू साउथ वेल, ये मेन शिप रेयरिंग स्टेट है। अगर मैम पूछेगी राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेन शिप रेयरिंग स्टेट, तो व्हाट विल यू राइट? मुरे डार्लिंग बेसिन, then Western Australia and New South Wales. These are the places where ships can be reared successfully, है ना, comfortably. ships आराम से रह पाएंगी यहाँ पर। अब जो शिप फर्म जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में बच्चा, उन्हें शिप स्टेशन कहते हैं। याद रखना शिप फर्म को क्या कहते हैं? शिप स्टेशन। क्योंकि ये शिप स्टेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ फील्ड्स में, और फिर हर फील्ड को हम बोलते हैं पैडॉक। जैसे ये रहा शिप स्टेशन, शिप स्टेशन को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ फील्ड्स में, और हर फील्ड को फिर हमने क्या बोला बच्चा? पैडॉक्स। आई बात समझ में? हर फील्ड स्टेशन क्या है? पैडॉक्स। क्लियर है? चलो, अब जो शिप स्टेशन है उन्हें कोई ना कोई तो ऑन करता होगा, तो वो ऑन करती है वहाँ की फैमिलीज। ठीक है, आज की अगर हम शिप स्टेशंस की बात करें बच्चा, तो वो एक मॉडर्न विलेज की तरह ही होता है। उसमें वो सारी फैसिलिटी होती है जो एक रेसिडेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। जो ऑनर का रेसिडेंस होता है उस शिप स्टेशन में, उसे होम स्ट्रीट कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल हाउसेस भी होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फार्म होगा तो उसमें काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होंगे ना, तो वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। छोटे छोटे क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए बनाए जाते हैं। ऑनर के हाउस को हम होम स्ट्रीट कहते हैं। जो फैमिली होती है वो हायर करती है बहुत सारे वर्कर्स को, जिन्हें हम बोलते हैं जैकरूज। क्या बोलते हैं? जैकरूज। जैकरूज आर द वर्कर्स विच वॉज हायर्ड बाय द फैमिली to take care about the ships. They herd the flock. वो फ्लॉक्स को क्या चराने के लिए लेके जाते हैं, घास खिलाने के लिए लेके जाते हैं। अगर उन्हें कोई इंजरी होती है तो उसको अटेंड करते हैं। अगर फेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फेंसिंग मतलब बाउंड्रीज में, तो उसको मैंड कर देते हैं, उसको सुधार देते हैं। और वो मूव करते हैं शिप्स को फ्रॉम वन पैडलॉक टू अनदर। जैसे इस पैडलॉक में अभी पानी की कमी हो गई तो वो शिप्स को लेके यहाँ जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो शिप्स को लेके यहाँ चले जाएंगे या यहाँ चले जाएंगे। तो ये काम होता है बेसिकली किसका? जैकरूज का। जो शिप होती है उसके ऊपर क्या ग्रो होता है बच्चा? वूल। ठीक है, जैसे ये कहाँ गई शिप हमारी, और ये देखो बहुत ही बढ़िया पिक्चर है कि ये वूल वाला एरिया भी दिख रहा है और ये
उसकी जब क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, मतलब उसकी कटिंग हो गई, वो वाला एरिया भी है। देखो ये जो आदमी है ये ट्रिमर से इसके वूल्स को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये शेयरिंग वाला पार्ट है, शेड हो चुका है, और ये वूल वाला पार्ट है। द शिप्स वूल ग्रो थिक बाय द एंड ऑफ विंटर। ठंडियाँ खत्म होने तक इनके ऊपर अच्छा खासा वूल इकट्ठा हो जाता है। तो जो शेयरिंग सीजन होता है वो स्प्रिंग या अर्ली समर में चालू होता है बच्चा। गर्मियों में या स्प्रिंग में हम इनकी शेयरिंग का काम करना चालू करते हैं, कटिंग का। इस टाइम में जो शिप होती हैं वो एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं जिनको शेयरिंग का काम आता हो। फिर वूल जो होता है उसको ग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और फिर उसको प्रेस करके उसके बॉल गट्ठे बना दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, 30% जो वर्ल्ड का वूल है वो प्रोड्यूस कहाँ पर ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो 30%, देखो पूरी दुनिया में जो वूल प्रोड्यूस हो रहा है उसका 30% कौन ही कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 30% ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूट कर रहा है या जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से वो सिर्फ 25% रखता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, बाकी का 75 एक्सपोर्ट कर देता है। अगर कंफ्यूजन है तो सुनो, अगर पूरी दुनिया में 100% वूल हो रहा है तो 30% कौन ही कर रहा है बच्चा, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो 30% कर रहा है उसका सिर्फ वो 25% खुद रखता है अपनी होम डिमांड के लिए, 75% को वो क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। सिडनी और मेलबर्न जो मेन वूल ट्रेडिंग सेंटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 मेन वूल ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट विल यू राइट, मेलबर्न, स्पेलिंग याद कर लेना, एंड सिडनी। सिडनी की तो स्पेलिंग सही है, मेल भी सही है, बॉर्न भी सही है, पर ई भी लगा हुआ है, तो ध्यान रखना। चलो, ऑस्ट्रेलिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिप इन द वर्ल्ड। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा शिप है, तो क्या बोलेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया में। दे आर रेयर्ड इन शिप स्टेशन। उन्हें कहाँ रखा जाता है, शिप स्टेशन में। ये रहे बड़े बड़े शिप स्टेशन, ठीक है। अब मोर टू नो सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो आपको पढ़ना चाहिए। जॉन मैकार्थर, ठीक है। कौन बच्चा, जॉन मैकार्थर। डू लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैकार्थर, ठीक है। जॉन मैकार्थर को फादर ऑफ शिप इंडस्ट्री कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में शिप इंडस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, जॉन मैकार्थर को कहा जाता है। उन्होंने पहली मैरिनो शिप स्पेन से लाए थे ऑस्ट्रेलिया, कब, 1797 में। टुडे मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन शिप बिलोंग टू दिस वेराइटी। और आज ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी शिप है उसमें मैक्सिमम कौन ही है, मरीनो शिप है, जो फाइनेस्ट सॉफ्टेस्ट वूल बनाती हैं। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.